हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। ये हमारा 5th चैप्टर है। इसके पहले हमारे 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये रहती है कि जैसे कि अगर आपने कोई भी, जैसे कि हमको पता है कि आपको एक्सरसाइज करने की ज्यादा जल्दी रहती है, लेकिन आपने अगर चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है, पहली क्लास जो होती है उसमें हम पूरे चैप्टर को विद उदाहरण कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर विद उदाहरण कंप्लीट कराएंगे। फिर कल से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। तो यहाँ पे जो खास खास बातें रहेंगी वही हम कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे हम फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। समांतर श्रेणियां। और यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है हम अब हम अपने काम दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रतिरूपों की ओर देखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने पहला उदाहरण दिया गया है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया, ठीक है। एक पद के लिए आवेदन किया, उसका चयन हो गया, मतलब उसने किसी नौकरी के लिए फॉर्म डाला था, उसका जो है सिलेक्शन हो गया है। उसे यह पद 8,000 रुपए के मासिक वेतन और 500 रुपए वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन रुपए में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए क्रमशः होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पहले वर्ष उसका वेतन कितना रहा है? 8,000 हर महीने। फिर इन्होंने बोला है कि हर साल जो इसका वेतन जो है 500 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया? नेक्स्ट ईयर उसका वेतन जो है हर महीने हो गया है 8500, ठीक है। फिर हम उसका 500 जो है वेतन अगले साल भी बढ़ गया, तो 500 बढ़ गया, तो दूसरे साल उसका वेतन जो है वो कितने हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी उसका वेतन जो है कितना बढ़ जाएगा? 500 बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते उसका वेतन हर साल बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण जो दिया गया है, इन्होंने कहा है एक सीढ़ी, आ, इसको रफ कर देते हैं पहले, ठीक है। ज्यादा घिच पिच नहीं करना है हमको एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखा है एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। आकृति देखिए, सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है। नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे डंडों की लंबाई क्रमशः ये है। तो ये जो हमारी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये हमारी क्या है? श्रेणियां हैं। कैसी है? समांतर श्रेणियां हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी श्रेणी दी गई है, यहाँ पे क्या है? ये भी एक समांतर श्रेणियां है। जैसे इन्होंने क्या कहा है, सबसे नीचे वाला जो डंडा है उसकी लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, तो 45 है। फिर उन्होंने कहा 2 सेंटीमीटर जो है हर बार, जैसे कि ये कितनी है? 45। 2 सेंटीमीटर जो है घट गई तो कितनी बची? 43। फिर 2 सेंटीमीटर घट गई, कितनी बची? 41। फिर 2 सेंटीमीटर घट गई, ये हो गई 39 की। फिर 2 सेंटीमीटर घट गई, ये हो गए 37 की। ऐसे ये हो गई 35 की, ये हो गई 33 की, और ये हो गई 31 की। इस तरीके से इन्होंने सीढ़ियों की लंबाइयां इस तरीके से दे दी है। हर बार कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। ये 2 बार बार कम हो रहा है। अगर हमारा अंतर जो है समान रहता है, ठीक है, अगर हम इंक्रीज करते हैं बराबर, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। हर बार कितना घट रहा था? 500 घट रहा था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे, पर बराबर अमाउंट से इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब घट रहे हैं पर बराबर क्वांटिटी, बराबर क्या बोलते हैं, बराबर दूरी से घट रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, पर बराबर मात्रा हो, बराबर चीज हो, बराबर एक रेशियो में कम होते हैं, तो वहां पे एपी होती है। एपी हम जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो इन्होंने बोला है किसी बचत योजना में कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 5/4 गुनी हो जाती है। फिर उन्होंने कहा है 8,000 के निवेश की
8,000 के निवेश की 3, 6, 9 और 12 वर्षों बाद परिपक्वता राशियां रुपए में इस तरीके से हैं। तो इन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी है। पहले ही उसने कितने रुपए जमा किए थे? 10,000 रुपए जमा किए हैं। फिर हर 3 वर्ष क्या होता है, उसका स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है। ठीक है। तो देखो उसने पहले कितना जमा किया था? 8,000 जमा किया था उसने। ठीक है। 3 साल बाद 5/4 गुना हो गया। ठीक है। तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर 3 साल बाद कितना हो गया? इसी का 10,000 का 5/4 गुना हो गया। जितना हो गया, फिर वापस से 3 साल बाद 5/4 गुना हो गया, ये जो हमारी राशि थी। इस तरीके से इतना रुपया जो है उसका बन रहा है 12 वर्षों बाद। ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया। तो यहाँ पे भी जो उसकी बढ़ोतरी हो रही है वो एक रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है। तो यही हमारी यहाँ पे क्या हो गई है? एपी हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है भुजाओं 1, 2, 3 मात्रकों वाले वर्गों में मात्रक वर्गों की संख्याएं आकृतियां क्रमशः 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है। इस तरीके से इन्होंने एक हमको क्या दिया है? एक इन्होंने आकृति दे दी है वर्ग की। उसके हिसाब से हमको समझाने के लिए बोला है। जैसे कि यहाँ पे हमको कितना दिया है? एक ही वर्ग, एक ही ब्लॉक दिया गया है। यहाँ पे हमको कितने दे दिए गए हैं? 4 दे दिए गए हैं। इस बार हमको कितने दे दिए गए हैं? 9 दे दिए गए हैं। अब एक है। ठीक है। तो हम एक को हम क्या लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 4 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 9 है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट आएगा तो वो हमारा क्या होगा? जैसे कि हमारा क्या चल रहा है? 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 16 ब्लॉक होने चाहिए। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर मतलब 25 होना चाहिए। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सेम चीजें चल रही है। तो ये भी हमारा क्या है? एपी है। ठीक है। अगला देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दिया है शकील की बात की। शकीला जो है अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपए तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। ठीक है। जब वो 1 साल की हो जाती है तो उसकी गुल्लक में कितने रुपए डालती है? 100 रुपए डालती है। प्रत्येक वर्ष इसमें 50 की वृद्धि करती जाती है। उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियां क्रमशः ये हैं। ठीक है। तो जब वो 1 साल की हुई तो उसकी माँ ने कितने रुपए डाले? 100 रुपए डाले। 100 रुपए तो डाले, पर हर साल वो 50 रुपए की बढ़ोतरी भी करती जाती है। ठीक। अच्छा, 100 रुपए तब डालती है। पहले 1 मिनट, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपए तब डालती है जब वह 1 वर्ष की होती है, और हर साल क्या करती है? 50 रुपए की बढ़ोतरी करती जाती है। मतलब पहले जब पहला बर्थडे होता है तब तो 100 रुपए डालती है, फिर हर बर्थडे पे 50 रुपए डालती है। ठीक है। तो दूसरे जन्मदिन पे 50 रुपए डाले, तीसरे जन्मदिन पे 50 रुपए डाले, चौथे जन्मदिन पे 50 रुपए डाले। ऐसे ही वो हर साल उसके बर्थडे पे 50-50 रुपए डालती जाती है। तो यहाँ पे जो अमाउंट जो है, एक वृद्धि जो हो रही है वो समान वैल्यू में हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा? एपी होगा। ठीक है। अब ये जो 50 जो है उसको हम सारवंतर कहते हैं। ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्या है? हमारा सारवंतर है। ठीक है। ठीक है। ऐसा ही ये भी उदाहरण है। ये उदाहरण इतना खास नहीं है तो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज जो है वहां पे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कुछ खास बातें दी हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने समांतर श्रेणियों के बारे में समझाया। आखिर ये समांतर श्रेणियां होती क्या है? तो उन्होंने लिखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब उनको डेटा दिया गया है, उन पर विचार करने को बोला है। अब इन्होंने कहा है कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। मतलब सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। मतलब ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ऐसे ऐसे सारे ये अलग अलग हमारे क्या होते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है? 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इस तरीके से दिया गया है। ठीक है। आगे डैश डैश मतलब इसके आगे भी हमारी संख्याएं जो है वो चल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे
इनके बीच का अंतर अगर देखते हैं वो कितना है, 1 है। इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है। अगर ये अंतर बराबर है तो समझ लो वो हमारी क्या है, एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। ऐसे ही इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 30 है, इसके बीच का अंतर देखा जाए 30 है, इसके बीच का अंतर देखा जाए 30 है, तो ये भी हमारी क्या है, एपी है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, माइनस का नहीं, प्लस का 1 होना चाहिए, प्लस का 1 है। इनके बीच का अंतर जो है अगर हम निकालें तो वो हमारा प्लस का 1 होगा। इनके बीच का अंतर अगर हम निकालें तो हमारा क्या होगा, प्लस का 1 होगा। बीच का अंतर 0, इनके बीच का अंतर 0, इनके बीच का अंतर 0, अंतर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए, जैसे कि ये 1.0 लिखा है, ठीक है। 1.0 और -1.5 के बीच का अंतर अगर निकालेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। ऐसे ही सबके बीच का अंतर अगर हम निकालेंगे तो वो माइनस का 0.5 ही आएगा। तो अंतर जो है वो हमारा समान आ रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, एपी या समांतर श्रेणी कहलाती है। और हर एक पद क्या होता है, मतलब हर एक संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, पद कहलाती है। आगे उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त सूचियों को देखें और इनमें संबंध नियम को लिखें। तो जैसे कि उन्होंने कहा है, पहला जो दिया गया है, प्रत्येक पद में पिछले पद से एक अधिक है, इस तरीके से, मतलब ये बात तो हमने बस समझा दी, इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, इस तरीके से ये जो है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कुछ खास चीजें दी गई हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात बोली कि ये जो है समांतर श्रेणी बना रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त, ठीक, पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, 1 2 3 है, तो इसको तो छोड़ दो। ठीक है, इन्होंने कहा अपने पद में एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, मतलब हमारे पास 1 था, 1 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा 2 आया, फिर हमारा 2 आया था, फिर 2 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा क्या आया, 3 आ गया। ठीक है, यही इनके कहने का सीधा सीधा मतलब है। मतलब अंतर सीधा सीधा मतलब बस अभी इतना ही समझ लो कि अंतर जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। आगे चलते इन्होंने कहा है, एपी का सारवंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो निश्चित संख्या है, मतलब जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, जो हमारा अंतर आ रहा है, यही क्या होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ही हम सारवंतर कहते हैं। याद रखिए कि सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये हमने अभी अभी देखा है कि तीनों ही हमारे आ रहे थे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, आइए एक एपी के पहले पद को हम क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा है, एपी का जो पहला पद है अगर उसको हम ए1 बोलते हैं, दूसरे को ए2 बोलते हैं, और एनवे पद को, मतलब अगर हमने जैसे कि हम इस तरीके से डॉट डॉट लगाते चलते हैं, तो कोई लास्ट पद तो होगा, उस लास्ट वो लास्ट पद हमको पता नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, एनवा पद मान लिया। क्या बोल दिया, एनवा पद, तो उसको हमने क्या बोला है, ए एन बोल दिया है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पहला पद था, ये हमारा दूसरा पद था, ये हमारा तीसरा पद था, इस तरीके से डॉट लगे हुए थे, फिर ये हमारा जो है वो लास्ट वाला पद है। ठीक है, पहला पद ए1, दूसरा पद ए2, तीसरा पद ए3, लास्ट वाला पद क्या है, एन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनवा पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनवा पद बोलेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये इस तरीके से हम एपी को लिखते हैं, ए1 ए2 टू एन, इस तरीके से हम एपी को लिखते हैं। और अगर सारवंतर निकाला जाता है तो क्या करते हैं, सेकंड वाले से पहले वाले को घटाते हैं, या थर्ड वाले से सेकंड वाले को घटाएंगे, या फोर्थ वाले से थर्ड वाले को घटाएंगे। ऐसे ही उसके बाद वाले से उसके जस्ट पहले वाले को घटाते हैं, तो हमारा क्या आता है, डी आता है। डी को हम क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। ठीक है, डी आता है, डी को ही हम क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पे फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है an-1। ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है कि किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाइयां इस तरीके से दी गई हैं। अगर इनके अंतर की बात करें, 148 में से 147 को घटाते हैं तो हमारा 1 आएगा। इसके अंतर की बात करते हैं तो इसका भी 1 आएगा। तो ये क्या है, हमारी
एपी है, क्योंकि इनका अंसार अंतर जो है वो डी हमारा कितना आ रहा है, एक आ रहा है सबका। अब फिर इन्होंने बोला है किसी शहर में जनवरी मास में किसी सप्ताह के लिए गए न्यूनतम तापमान आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में अगर लिखे हुए हैं तो उनका भी अंतर समान ही होना चाहिए। जैसे कि -3 में से हमने माइनस का 3.1 घटाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, कैसे हम आपको बता देते हैं। माइनस का 3.0 था, इसमें से हमने क्या किया है, -3.1 को क्या किया है, घटाया। अब नीचे घटाया है तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, और फिर ये हमारा प्लस का हो गया तो हमारे पास प्लस का 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना आ गया, प्लस का 0.1 आ गया। ठीक है, अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो इतना बड़ा पॉइंट लगता है कि ये चीज कुछ अजीब है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि हम दूसरे की बात करते हैं, 2.9 में से 3.0 अगर हम माइनस करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, माइनस का 2.9 है, इसमें से अगर हम क्या माइनस करते हैं, माइनस का 3.0 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, जैसे कि 9 में से 0 गया तो हमारा मतलब इसमें से ही हमें माइनस करनी, ये हम प्लस का हो जाएगा ना, घटा रहे हैं, तो 3 में से हमारा क्या जाएगा, 2.9 जाएगा तो 0.1 बचेगा। ठीक है, 0.1 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। तो हमने यहाँ पे भी देखा है कि प्लस का हमारे पास क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है। ठीक है, अगर हमें पॉइंट लगाना है तो हम क्या करेंगे, अरे यार चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही इनका अंतर निकालेंगे तो वो भी इतना आएगा, इसका अंतर निकालेंगे वो भी इतना आएगा, इसका अंतर निकालेंगे सेम आएगा। तो इसका अगर सार अंतर की बात की जाए तो वो हमारा क्या आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 1,000 के एक ऋण में प्रत्येक मास 5% ऋण की राशि वापस करने पर शेष राशियां ये हैं। जैसे 900 में से हमने 950 घटाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 50 आएगा। ऐसे ही 850 में से 900 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 50 आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी डी हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, बराबर ही आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं 1 से 9 तक के सर्वाधिक अंक आने वाले विद्यार्थियों में दिए जाने वाले नगद पुरस्कार ये है। इनका अंतर निकालेंगे, 250 में से 200 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। 300 में से 250 को घटाएंगे, 50 आएगा। 350 में से 300 को घटाएंगे, 50 आएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमारा डी जो है वो हमेशा कितना आएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जब प्रति मास 50 की बचत की जाती है तो 10 मास के लिए प्रत्येक मास में कुल बचत की राशियां ये हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इनमें भी देख लेंगे तो सबका हमारा क्या आएगा, सब में हमारा सार अंतर जो है समान आएगा। यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। आप घटा के देख सकते हो। यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि एपी को इन्होंने इस तरीके से भी लिखा है, जैसे कि ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अगर हमें जैसे कि एपी निकालनी है, हमारे पास पहला पद दिया गया है और डी दिया गया है। अब हमसे कहा गया है कि भैया एपी निकालो, तो हम ये, हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा जाके, जहाँ पे पहला पद हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, फिर तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D, फिर चौथा हो जाएगा हमारा ए प्लस 3D। इस तरीके से हमारा आगे चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आगे हमारा चलता रहेगा। अब इतना हो गया, यही हमारा एपी का व्यापक रूप कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D डैश 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 डैश। ठीक है, ये होता है। इसको हम, ये इसका जर्नल फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला पेज भी हमको समझ में आ गया। आप चलते हैं अपने फोर्थ पेज पे। तो ये रहा हमारा फोर्थ पेज। इन्होंने कहा है कि ए से ई में पदों की संख्या परिमित है, तो ऐसी एपी को क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा, यह भी देख सकते हैं, इनमें से प्रत्येक एपी का अंतिम पद है। ठीक है, और 1 से 5 तक की दी हुई एपी परिमित नहीं है, 1 से 5। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों में ए ई की बात की है, फर्स्ट से 5 तक की बात की है। अब देख लेते हैं इन्होंने किसकी बात की है, ए से ई। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने बात की है, देखो, ए से ई मतलब ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो है मतलब जिसकी लास्ट वैल्यू जो होती है वो अगर हमको दी गई है, ठीक है,
तो वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमित है। और जैसे कि अगर हम पिछले कुछ उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक जो हमने पढ़े हुए हैं, इनमें हमका लास्ट टर्म पता ही नहीं है क्या है, उसमें हमको कोई भी लास्ट टर्म जो है वो पता ही नहीं है। जब हमको लास्ट टर्म पता नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से डैश 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 लगा होता है, तो वो अपरिमित एपी कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमित एपी कहलाती है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने दिया गया है, यदि प्रथम पद ए हमारा 6 है, सार अंतर ये है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने प्रथम पद क्या था, ए था, ए, ठीक है, ए हमारा 6 हो गया। सेकंड पद जो था वो हमारा हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए 6 है, डी हमारा 3 है, तो क्या हो गया, हमारा 9 हो गया। फिर हमने क्या किया था, ए प्लस टू डी किया था। तो ए हमारा 6 है, टू डी मतलब हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 बराबर हो जाएगा ये हमारा 12। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यही हमारी एपी आ रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया गया है। फिर उन्होंने क्या है, यदि ए 6 है और डी माइनस का 3 है, ठीक है, तो हम डी माइनस का 3 है तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कैसे हो जाएगा, ये हमारा -3 हो जाएगा, प्लस और माइनस की जब हमारा गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इसको हम हटा देते हैं, तो 6 - 6, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो तीसरा पद हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम एपी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं, आगे। ठीक है, अब हम अपने ये वाला पेज तो हमारा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हमारा कहाँ गया, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हमको क्या लिखा है, ठीक है, वही चीज इन्होंने समझाई है जो कि हम कर चुके हैं। इस तरीके से इन्होंने एक एपी दे दी है। अगर इनका सारवंतर निकालना है तो A2 माइनस, जैसे कि 6 क्या है, A1 है, 3 क्या है, A2 है, ठीक है, 0 क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है। तो चाहे A2 में से A1 को माइनस कर दो, चाहे A3 में से A2 को माइनस कर दो, चाहे A4 में से A3 को माइनस कर दो। हमें करना क्या होता है, जो जिससे भी हम माइनस कर रहे हैं उसके जस्ट पहले को हम माइनस करते हैं। ठीक है, यही हम करते हैं। तो हमारा सारवंतर सेम आना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम माइनस 2-3 बार भी माइनस करके देखते हैं तो सबका अंतर जो सेम आ रहा है, अगर अंतर हमारा अलग अलग आ रहा है तो वो हमारी एपी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने व्यापक रूप तो हमने ये देख ही लिया। ठीक है, अगर डी जो है इस तरीके से है तो हम डी का इन्होंने एक अलग ही फॉर्मूला दे दिया है। चाहे वो फॉर्मूला मानो चाहे ये फॉर्मूला मानो, सारे एक ही है। ठीक, केवे पद की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कई सारे पद दिए गए हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, लगाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पर एक्सरसाइज को करने से पहले ये क्लास देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में लेकर चलती हूँ, आपको अच्छे से पता होगा। अब हम अपना उदाहरण 1 करते हैं। यहाँ पे लिखा है एपी 3/2 और 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 के लिए प्रथम पद ए और डी लिखिए। तो भाई ए तो हमारा ये हो गया, डी क्या करेंगे, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ये डी के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। 1/2 में से 3/2 को माइनस कर दिया। जो हमको पता है कि हमारे हर जो होते हैं बराबर होते हैं, तो डायरेक्ट इस तरीके से घट जाते हैं, जो भी अंश में लिखा हुआ। तो माइनस का 2/2 आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, एक बार में कटा तो माइनस का 1 हमारा आ गया। बस सिंपल सा उदाहरण था, बहुत इजी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा भैया सेट हो जाओ। ठीक है, इतना सही है ना, और बड़ा करें, सही है इतना। तो यहाँ पे जब देखते हैं उदाहरण 2, तो यहाँ पे लिखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है। फिर बोला है कि यदि इनमें से कोई एपी है तो उनके अगले 2 पद बताओ। ठीक है, हमको बताना है कौन एपी नहीं है, अगर है तो उनके अगले 2 पद बताने। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे, हमारा बचेगा 6। 16 में से 10 को घटाएंगे, 6 बचेगा। 22 में से 16 को घटाएंगे, 6 बचेगा। मतलब ये एपी है। ठीक है, ये तो पता चल गया एपी है। अब हमें इसके नेक्स्ट 2 पद क्या करने हैं, तो क्या करेंगे, हमारा सार अंतर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था ना। अब 22 में हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 में जब 6 ऐड करेंगे तो 6
6 और 28 आ जाएगा। फिर 28 में से हम 28 में दो नहीं 6 और ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बस ये नेक्स्ट हमारा आ गया, देखो ना, 28 आ गया और 34 आ गया। ठीक है, ये तो हमने चेक कर ली। -1 में से -1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। 0 ही तो नहीं, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, -3 में से हम माइनस ऑफ -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसमें भी -5 में माइनस ऑफ -3 मतलब +3 करेंगे तो हमारा क्या, अगर ये हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, -1 में से हमें क्या करना है, 1 को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है ना, तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखो, -1 में से हमें क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1, ये वाला भी -1 का हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इसको -3 में से हमें क्या करना है, -1 को माइनस करना है। ठीक है, 3 में से -1 को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, -3, माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी 1, तो ये भी हमारा -2 आ गया। ऐसे ही -5 में से हमें माइनस क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट हम हटा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ये इसको हम पूरा ही साफ कर देते हैं। देखो हमें क्या करना था, -5 में से हमें क्या माइनस करना है, माइनस का 3 माइनस करना है। -5 लिख देंगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। चार अंतर सेम आ रहा है। अब हमें क्या क्या करना है, नेक्स्ट टू, हमें पता चल गया ये एपी है तो हमें अब क्या करेंगे, हमारा हमको पता है कि लास्ट वाला जो हमारा टर्म है, लास्ट वाला जो पद है वो -5 है, हमें नेक्स्ट बतानी है। तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, हमें जो सार अंतर है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, -5 था, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, 2 कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया, -7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही माइनस के साथ में -2 ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या, यहाँ पे -7 आ जाएगा, यहाँ पे -9 आ जाएगा। बस सिंपल से। ऐसे ही 2 में से हमने क्या माइनस किया, 2 में से हमने माइनस का 2 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस की गुणा +2, ये हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे -2, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, कॉल आ गई थी एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड वाले में सेकंड वाला भी कर लिया। ठीक है, इसको हम कर, अच्छा इसको कर रहे थे, तो हमें क्या करना था, -2 में से 2 को माइनस करना था तो माइनस लगाया और 2 लिख दिया तो ये हमारा कितना हो गया, -4 हो गया। ये इसमें हमारा -4 आ रहा, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा। ये मतलब ये वाली जो है वो हमारी क्या है, एपी नहीं है। इसको देखते हैं, एक में से एक को माइनस किया 0, एक में से एक को माइनस किया 0, 2 में से एक को माइनस किया 1 आएगा। ठीक है, मतलब इसमें भी हमारा जो सार अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी एपी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने कहा है, थर्ड वाले के लिए भी इन्होंने कहा है ये हमारी एपी नहीं है, फोर्थ वाले के लिए भी कहा है इन्होंने एपी नहीं है, क्योंकि सारवंतर जो है वो हमारे बराबर नहीं आ रहे, इस वजह से बस यही तरीका है जाने का, सारवंतर हमारा होना बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 5.1 आ गई है, पर हम यहाँ पे आज इसको नहीं कराएंगे, हम इसको कल कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने इतना तो पढ़ लिया है कि हमारे पास एक्सरसाइज जो है आज की है, तो क्लास जो है भले ही हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, क्या करूं। ठीक है, क्लास लंबी हो ही जाती है क्योंकि मैं बिल्कुल डीप में पढ़ाती हूँ, आप अच्छे से जानते हो। बस आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग पढ़ लेते हो, पढ़ने वाले ज्यादा हैं पर सब्सक्राइब कम, आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन इतना भी सोच लिया करो कि हाँ, पढ़ने में पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, ये सब सीखने में। ठीक है, अपडेट होने, खुद को अपडेट भी करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, तो थोड़ी सी कृपा कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। साथ में एक और रिक्वेस्ट रहती है मेरी, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, प्लीज ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमको क्या दिया गया है, एपी का एनवे पद के बारे में ये बोल रहे हैं। एनवे पद, जैसे कि इन्होंने वही क्वेश्चन हमारा उठाया है रीना वाला। अब ये कह क्या रहे हैं, 5वें वर्ष में उसका मासिक वेतन जो है वो क्या होगा। तो हम 5वें वर्ष की बात कर रहे हैं, 5वें वर्ष की डायरेक्ट हम जो हमारा व्यापक रूप दिया गया था उससे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि व्यापक रूप में हमारा 5वां पद होगा A+4D होगा। ठीक है, जब 5वें पद की बात होती है तो वहां यहाँ पे 4 आ जाता है, मतलब एक घट जाता है। तो ए तो हमारा कितना था,
8,000 था, ठीक है। 4D, 4 लिख लेंगे। डी हमारा क्या है, हर वर्ष जो है 500 की वृद्धि हो रही, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5,000, सॉरी 500 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8,000 और 5 चौको 20, मतलब 2,000 जो है इसमें ऐड हो जाएंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये 5वें वर्ष का मासिक वेतन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 5वें वर्ष का मासिक वेतन जो है 10,000 आ रहा है। ठीक है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमसे तो क्वेश्चन ही पूछा था डायरेक्ट, हम इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इन्होंने ही समझाने के लिए बताया था। ठीक है, जैसे कि 8500 दूसरे वर्ष हुआ, तीसरे वर्ष के लिए इन्होंने क्या किया, 8500 में 500 जोड़ दिया। ठीक है, अब चाहे तो इस तरीके से कर लो, 3 को n-1 के, 2 को इन्होंने n-1 मतलब 3-2 में कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये सब किया है, पर ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे करो। इतना टफ और मतलब जो तरीके इजी है मैं वो उसको बताने की कोशिश करूंगी, जो आपकी बुक में टफ है उसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट अपने ये जो हमारी एपी दी गई थी उसी को लेकर ही इस तरीके से हम चलेंगे। कुछ भी फालतू चीजें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा व्यापक रूप दिया रहता है इसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जैसे कि A+D, जो ए जो है, ठीक है, ये हमारा पहला पद है। A+D जो है वो हमारा दूसरा पद है। A+2D जो है वो हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, A4 है। इस तरीके से हम चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लिखा है अब ऊपर, बनने वाले प्रतिरूप को देखकर छठे वर्ष का मासिक वेतन ज्ञात कर सकते हैं 15वें वर्ष का। ठीक है, अब इन्होंने 15वें वर्ष का निकालने के लिए वो 15वें वर्ष का मासिक वेतन भी निकाल सकते हैं, तो 15वें वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो ए पर 15 में से घटा दो, 14 हो गया। ठीक है, 14D हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो चाहे तो अगर ये इस चीज को इस फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट ये नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं बुक वाले, और कर रहे हैं क्या, समझाने की कोशिश कर रहे हैं डिटेल में, पर वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर 15 की बात की गई है तो 15 का मतलब क्या होता है, 15 को हम लिख सकते हैं 15-1। ठीक है, अगर हम 15 को n ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, ये बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या हमने लिखा है, A+14D लिखा है, जब कब लिखा है, जब ये A15 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये लिखा है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A+14 की जगह पे हम 15-1 इंटू डी कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A+n-1 इंटू डी। बस ये इतना समझाना चाहते हैं कि अगर हमें nवा पद निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब पर पता नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आप ए हमारा पता है कि कितना है, 8,000 है, 14 लिख लो। डी हमको पता है वो कितना है, डी हमारा जो है वो है 500, गुणा कर देंगे, 14×5 = 70 होता है। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा 8,000 में हम कितना जोड़ देंगे, 14×5 = 70, 7,000 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब 8 7 से 14 = 15, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। डायरेक्ट हमारा जब आंसर आ रहा है तो हम इतना सब ड्रामा क्यों करें। देखते हैं भाई इनका कहाँ आ रहा है आंसर, ये देखो यहाँ पे 15,000 आ रहा है। ठीक है, 25वें साल की बात कर रहे हैं, तो 25वें साल के लिए भी आप ये कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने 25-1 कर दिया है, तो हमको 25वें साल की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 24 से गुणा कर दो, एक कम कर दो। ये लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन हाँ अगर आपको लिखना है, बुक के अकॉर्डिंग चलनी है, मैं नहीं कह रही कि बुक के अकॉर्डिंग ना चलो, बस मैं आपको छूट टाइम, जैसे कि आपका जैसे आपका एग्जाम हॉल है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया है, 8,000 किया है, 24, अब इनडायरेक्टली 24 से आप क्या करो, 500 से गुणा करो, तो यही आपका 20,000 आ जाएगा। बस इतना सा बोला है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये कह रहा है अगर दूसरे पद की बात की जा रही है 2-1 करो, तीसरे पद की बात की जा रही है 3-1 करो, चौथे पद की बात की जा रही है 4-1 करो। मतलब चौथे पद की बात की जा रही तो आप क्या लिखोगे, 3D लिखोगे। तीसरे पद की बात की जा रही 2D लिखोगे। दूसरे पद की बात की जा रही तो खाली D लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये बात बोली है। A+D है, ये A+
2D है, और ये हमारा A+3D है। बस इतना चाहिए कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये वाला पेज भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पेज। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला पेज। इन्होंने बोला है कि इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nवां पद जो होता है वो हमारा क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। वही हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इन्होंने बोला है an को ap का व्यापक रूप भी कहते हैं। मतलब व्यापक रूप an जो जो होता है वो हमारा लास्ट पद होता है, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोला है। फिर ये कह रहे हैं किसी एपी में एम पद है तो एम के अंतिम पद को निरूपित करता है। कभी कभी एल द्वारा भी व्यक्त कर दिया जाता है। मतलब कभी कभी लास्ट पद को एल भी लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है एन ही लिखे, एल भी कभी कभी लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर ये उदाहरण बोल रहे हैं एपी जो है वो हमारा 2 7 12 का 10th वाला पार्ट जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। 10वां 10वां पद निकालना है। तो ए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। डी कैसे निकलेगा, 7 में से 2 को घटा दो या 12 में से 7 को घटा दो, हमारा 5 ही आएगा। एन एन 10वें पद की बात कर रहे हैं, मतलब ये nवां पद की बात कर रहे हैं। एन की जगह पे हमारा क्या है, 10 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। फॉर्मूला लगा दिया एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी, माइनस में 1 भी कर दिया, और डी की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, हमारा 247 आ गया है। तो 10वां पद हमारा क्या आ गया, 47 आ गया। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला उदाहरण। तो यहाँ पे बोला गया एपी दी गई है 21 18 15, ये कौन सा पद माइनस का 81 है, साथ में इस एपी का कोई पद शून्य है। ये मतलब हमको ये बात भी बतानी है, सकारण उत्तर दे, मतलब कारण के साथ में उत्तर देना है। तो कौन सा पद माइनस का 81 है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा। देखो ए जो है वो हमने 21 लिख लिया, डी मतलब 18 में से 21 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, डी भी पता चल गया। अब ये कह रहे हैं कि अ, कौन सा पद जो है वो हमारा माइनस का 81 है। मतलब मान लेते हैं कि ये जो पद है वो हमारा कौन सा है, एनवा पद है, ठीक है। अब हमको पता नहीं कौन सा पद है, वही तो हमको बताना है। तो हमने एन इजकल टू माइनस का क्या मान लिया है, 81 मान लिया है। एन इसकी वैल्यू हमने मान ली है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना, मतलब एनवा पद पता है, एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कौन सा नंबर पे है वो, तो एन हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने वही फॉर्मूला लिख दिया, ए एन की वैल्यू हमें पता थी, ए की वैल्यू पता थी, एन की वैल्यू पता नहीं थी तो हमने जस्ट वैसे ही उतार दिया, डी की वैल्यू हमने उतार दी, ठीक है। अब हमारा एन की जब 3 से गुणा हुई हमारा 3n हो गया, 3n जो है इस तरीके से माइनस माइनस कट गया। फिर हमने 3 से 105 को काट दिया, मतलब 3 1 3 3 9 3 5 15 35 हमारा एन की वैल्यू जो है आ गई। मतलब 35वां पद जो है वो हमारा क्या है, माइनस का 81 है, ठीक है। इस तरीके से इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, फिर उन्होंने बोला था कौन सा पद जो है शून्य है। मतलब अब माँ हमको पता नहीं कौन सा पद शून्य है, सेम वही क्वेश्चन है, तो हमने मान लिया एनवा पद जो है वो हमारा शून्य है, ठीक है। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो किया, एन की जगह पे एन रख दिया, ठीक है। यही सेम तरीका हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब आगे हमने क्या कह दिया, जब हमने सॉल्व किया तो एन की वैल्यू जो 8 आ गई, तो हमें पता चल गया एनवा पद मतलब 8वां पद जो है वो हमारा शून्य है, ठीक है। फिर फिर ये कह रहे हैं वह पांचवा उदाहरण है हमारा, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद दिया है, सातवां पद दिया है, सातवां मतलब तीसरा पद 5 दिया है, सातवां पद 9 दिया है, तो हमें बताना है। मतलब तीसरा पद दिया गया, तीसरे पद का मतलब होता है 3 में से ए घटा दो, 2 आया, मतलब a प्लस 2d की वैल्यू हमारी 5 है। सातवां का मतलब a प्लस 6d की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 9, ठीक है। सेम वही चीज डायरेक्ट हम अगर करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। इन दोनों समीकरण को अगर हम इनको जैसे कि घटा देंगे, ठीक है, इनको हल करेंगे, इस समीकरण से इस समीकरण को जब घटा देंगे तो हमारा a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो डी की, और 4 से 4 कट जाएगा तो डी की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ जाएगी। आप देख सकते हो डी की वैल्यू जो है वो हमें 1 पता चल गई। जब डी की वैल्यू पता चल गई तो उससे हम ए की वैल्यू भी आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो हम अपनी एपी आसानी से बना सकते हैं। और एपी का व्यापक रूप जो है वो आपको पता है, ए प्लस ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही हमारी व्यापक रूप है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब हम करेंगे अपना उदाहरण नंबर 6, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ा स्लो है या फास्ट है, आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी सजेशन हो आप हमको दे सकते हो।
ठीक है। बस आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही रहता है कि हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अब हमें पता नहीं है कौन सा पद जो है वो 301 है। ठीक है, ये हमको पता ही नहीं है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम इसको एन मान लेते हैं। ठीक है, एन जो है वो हमारा क्या है, 301 है। फिर अब हमें डी भी तो निकालना पड़ेगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा ये एपी है कि नहीं। तो हमने जब चेक किया तो सबका सार अंतर जो है वो 6 ही आ रहा है, तो हमें पता चल गया है कि ये हमारी एपी है। एपी है। ठीक है, हमने लिख दिया एपी है। अब वो ये कह, अब ए भी पता है, डी भी पता है। ठीक है, तो हमने मान लिया एनवा पद जो है 301 है, मतलब ए एन की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 301 है। सारी वैल्यूज हमने रख दी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दिया। तो एन जो है वो हमारा क्या आ गया है, 151 बटे में 3 आ गया, अजीब सा आया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे परंतु एन जो है एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 कोई नंबर है, ना कि कोई बटे में कोई फ्रैक्शन है, कोई हमारी भिन्न है। ये हमारा क्या आ रहा है, एक भिन्न आ रही है। इन्होंने कहा कोई पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ पे 301 दी हुई सूची का कोई पद नहीं है, मतलब इस तरीके से एक भिन्न आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 301 जो है वो हमारी एपी में आता ही नहीं है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम करेंगे अपना उदाहरण सेवेंथ वाला उदाहरण कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची क्या होगी। कि 2 अंकों की बोला है, तो 2 अंकों की बात कर रहे हैं भाई, 3 3 9 होता है, वो तो एक अंक की है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की बोला है तो 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, इस तरीके से 3 की गुणा हम 2 अंकों की मैक्सिमम अगर हम किसी से करते हैं 99 से, मतलब 99 हमारा कब आएगा, हम जब 3 का टेबल किस में करें। ठीक है, अगर 3 हम 30 होता है। ठीक है, हमको पता है 3 की गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो हमारा 30 आएगा। ऐसे ही हम 3 की गुणा हम अगर हम 20 से करके देख लेंगे हमारा 60 आएगा। ऐसे ही हम कर, थोड़ा हमको अकल लगानी पड़ेगी। ठीक है, या हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। लास्ट हमारी 2 अंक की संख्या कितनी है, 99। 99 ही तो है। अगर 99 हमारा 3 से कट रहा है, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, अगर कट रहा है तो हम लास्ट 99 ही मान लेंगे। अगर बाई चांस हमारा 99 नहीं कटता, 98 हमारा 3 से कट रहा होता, तो हम 98 को यहाँ पे लिखते हैं, पर हमारा 99 तो कट रहा है ना, इस वजह से तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 99 हम लास्ट लिख लेंगे। इस तरीके से हम करेंगे जो हम पहले तरीका बता रहे थे, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो तरीकों को अपनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको, हमने एपी जो है खुद से बना लिए, इनके कथन के अकॉर्डिंग हमने एपी बना ली, जिसका ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन भी पता चल गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एन की वैल्यू जो है वो 19, ये कह रहे थे कौन कितने, क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मतलब कितनी संख्या, लास्ट वाली जो संख्या है वो किस नंबर पे आती है, मतलब ए एन की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। एनवा पद हमें, या एनवा पद पता है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो वही हमने सॉल्व किया। एन की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई। तो हमको पता चल गया है कि 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3। जो अगर लास्ट 3 है, सॉरी लास्ट 30 है, तो वह समझ लो हमारी 30 ही संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम करेंगे उदाहरण 8वां। उदाहरण 8वां जो है वो हमसे कह रहा है एपी 10 7 4 और लास्ट हमको दे दिया गया है -62। अगर लास्ट हमका अगर लास्ट जो है उनको -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इन्होंने कहा एक एपी दे दी गई है, फिर बोले कि फिर बोले का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। ठीक है, मतलब इधर की साइड हमें चलना है, 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इधर से हमें 11वां पद जो है वो ज्ञात करना है।
फिर हम क्या करेंगे, 11वां पद हमको ज्ञात करना है, तो हमको भाई ए पता है, डी भी हमने निकाल लिया, एल हमको पता है, ये लास्ट पद हमको दे दिया है भाई। अगर जिसका हमें लास्ट पद होता है तो ऐसी श्रेणी को हम परिमित वाली बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। जिसका लास्ट पद पता ही नहीं होता है उसको हम अपरिमित बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो लास्ट पद हमने एल मान लिया, ठीक है, लास्ट पद को, एनवें पद को हम वैसे भी क्या मानते हैं, एन मानते हैं, लेकिन एन तब मानते हैं जब हमको एन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी होती है, लेकिन हम ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने इसलिए एल को यूज करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, बस ये इतना बताना चाहते हैं, एल इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस वन इंटू डी भी होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मतलब बस ये इतना जताना चाहते हैं कि एल भी लिख सकते हैं, ए एन को, एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। फिर 11वें पद की बात कर रहे हैं, मतलब nवें पद की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें, 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें एपी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। हमको पता है कि ये हमारा nवां पद है, लास्ट पद है, ठीक है, ये हमको पता है, पर हमको ये नहीं पता है कि 11वां पद क्या है। तो इसके लिए हमें सारे पद ज्ञात करना पड़ेंगे, तो सारे पद मतलब हमें n की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। n की संख्या हमें पता चल गई है 25 है, मतलब हमको पता चल गया है कि टोटल पद जो है वो कितने हैं, 25 है। अब हम आसानी से 11वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें क्या करना है, 11वां पद निकालना है, मतलब एक 11वें तो पद निकालना है। इन्होंने कहा 11वां पद एपी का 15वां पद होगा। कैसे, हमने कह दिया 11वां पद जो है एपी का 15वां पद होगा। इधर से हमको 11वां गिनना है, लास्ट से 11वां गिनना है। अगर इधर से 11वां है तो वो इधर से कितना पड़ रहा है, यही सेम पद 15वां पड़ रहा है। इधर से 11वां है, इधर से गिनते हैं तो वो 15वां पड़ रहा है। ये हमने कैसे कह दिया, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 25 था, 25 में से हमने 11 घटाया, ठीक है, तो हमारा कितना आया, 14 आया। और इसमें भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेम चीज है डबल बार हमने लिखी है ना, तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है कि 15वां पद होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम A15 आसानी से निकाल सकते हैं। एन की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा, ना कि 11 लिखने पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, हम जब इधर से गिन रहे थे तो 11वां आ रहा था, जब हमने इधर से गिना तो हमारा क्या आ रहा है, 15वां आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा 14वां पढ़ रहा था, पर इसी चीज को हमने जब एक बार और पढ़ा तो वो हमारा 15वां हो गया। ठीक है, तो अब हमने वही वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब ये वैकल्पिक हल की बात कर रहे हैं, यदि एपी को विपरीत की ओर से देखें तो इसका प्रथम पद जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और डी जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने इसको दूसरी तरीके से भी बताया है, दूसरा हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से करेंगे तो भी इजी रहेगा, पर ये तरीका जो है थोड़ा टेक्निकल है। जैसे कि हमारी एपी थी 3, ठीक है, क्या थी एपी, एपी तो मुझे ध्यान नहीं है। लास्ट पद जो था वो हमारा माइनस का 62 था, इधर से हम गिन रहे थे, तो हमारा ये 11वें पे 11वां जो नंबर पे पद था उसको ज्ञात करना था। तो इधर से अगर हम जब देखते हैं तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ए और डी हम निकालेंगे। डी तो हमको पता ही था हमारा 3 था, डी तो हम निकाल ही चुके थे, डी तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए इसको मान लेंगे, डी तो हमारा है ही, और 11 माइनस 1 कर देंगे तो हमारा ये माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, देखो डी जो है हमने निकाला था, इसको ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे जो डी को निकाला था तो ये हमारा माइनस का 3 आ रहा था। ठीक है, माइनस का 3 आ रहा था ना, माइनस का 3 कैसे आया था, जब हमने 7 में से 10 को घटाया था तो माइनस का 3 आ रहा था। पर अगर हम इधर से, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर से चल रहे हैं ना, तो हमें 10 में से 7 को घटाना पड़ेगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, साइन में अंतर हो जाएगा, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इजी ये है, बस थोड़ी सी चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हम अपना उदाहरण जो है वो नवा वाला देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है, कितनी धनराशि, 1000 की। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो दर इन्होंने कितनी बताई है, 8% की बताई है, ध्यान से करना भाई।
साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, होता है, ये होता है हमारा पीआरटी अपॉन में 100। पी जो होता है वो हमारा होता है मूलधन, आर होती है हमारी दर, और टी होता है हमारा समय। ठीक है, बटे में 100 तो है ही। तो मूलधन हमारा कितना है, 1000 है। दर जो है वो हमारी 8% की बताई है। और समय की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो समय हम एक वर्ष के लिए निकालेंगे, इन्होंने 30 वर्षों की बात की है, वो हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ष में के ब्याज की बात करते हैं। ये हम प्रथम वर्ष का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डी निकालना है ना, डी भी तो हमें निकालना है, एपी निकालने के लिए डी हमारा निकालना जरूरी है। तो इसलिए हम प्रथम वर्ष के लिए हमने निकाला 80 आया, सेकेंड वर्ष के लिए हमने 2 लिख दिया, 160 आया, थर्ड वर्ष के लिए हमने 3 लिख दिया है, 240 आ गया। अब हमें एपी के कुछ टर्म्स पता चल गए हैं। एपी अब हम जानेंगे कि ये जो आया वो हमारी एक एपी बना रही है कि नहीं बना रही। इसके लिए हमारा सार अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने सार अंतर निकाल लिया, 160 में से 80 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, 80 आया। ऐसे ही इसको निकाल के देख लिया तो भी हमारा 80 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारी एपी है। ये तो हमको पता था ही 80 है। 30 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो 30 वर्षों की बात कर रहे हैं तो 30 में से एक को हटा देंगे, 29 आ जाएगा। तो ए प्लस 29 डी। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2400 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ बता सकते हैं, 30 वर्षों के अंत में जो हमारा ब्याज होगा वो हमारा 2400 हो गया। अगर हमें डायरेक्ट आंसर की आवश्यकता होती तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे कि हमारा 1000 निवेश किए थे, 8% की वार्षिक दर थी, 30 वर्षों की बात कर रहे थे, बटे में हमने 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हम क्या करेंगे, 8 24 कर दिया और 2 जीरो और है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। पर इसको हमें एपी वाले तरीके से करना था, तो हमने इस तरीके से किया। ठीक है, अब हम करेंगे अपने 10th वाले उदाहरण को। तो 10th वाला जो उदाहरण है इसको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा है, फूलों की एक क्यारी कि पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, कितने गुलाब के पौधे हैं, 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्ति हमको बता दी है, ये हमारी पहली पंक्ति बता दी है, ये दूसरी पंक्ति बता दी है, ये हमारी तीसरी पंक्ति बता दी है। ठीक है, फिर अंतिम कुल कितनी क्यारियां हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इस हिसाब से हमने अपनी एपी को बना लिया है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और ये लास्ट वाली पंक्ति हमको बतानी है, टोटल कितनी पंक्तियां हैं ये हमको बताना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है ये एक एपी बनाती है, क्यों बनाती है। ठीक है, तो हम भाई सारवंतर देख लेते हैं। जब हम सारवंतर मतलब करेंगे तो वहां यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब सारवंतर बराबर आ रहा है। तो ये पी ए हमको पता है, डी हमने पता कर लिया। अब ये वाला जो है वो हमारा लास्ट पद है, चाहे तो एल लिख दो चाहे तो ए लिख दो। इन्होंने कहा है कितनी पंक्तियां हैं, मतलब हमें एन निकालना है। जब एन निकालना होता है तो हम इसको ए एन मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, एन हमारा 10 आ गया। अब हमको पता चल गया है कुल क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। अब हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 5.2। कई सारे क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं 5.2। ठीक है, ये हम परसों आपको कराएंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, करते करते थक जाओगे। और मैं भी, और 20 क्वेश्चन दिए गए, मैं भी थोड़ा थकूंगी, मैं जानती हूँ। खैर, मुझे तो पढ़ाना ही है, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। बस एक ही आपको एक काम और भी करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर कर लिया है थैंक यू, नहीं तो भाई अच्छी बात नहीं है। साथ में हमारी वीडियोज को शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप्स में, ग्रुप सबके बने हुए हैं, मैं सब जानती हूँ, आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स में वीडियोज को जरूर शेयर करा करियो। भाई क्या करना है आपको, हमें सभी दोस्तों में, सभी टीचर्स में भी हमको फेमस करना है, ये काम आपका है। बताना है भाई, अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो बताने में क्या शर्म, अगर नहीं पढ़ाती हूँ तो भी, तो अगर नहीं पढ़ाती हूँ तो आप नहीं शेयर करोगे, अगर अच्छा पढ़ा रही हूँ तो प्लीज आप शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, इन्होंने कहा है एपी के प्रथम एन पदों का योग। अब एन पदों का योग हमें निकालने का फॉर्मूला जो है वो हमें निकालना है। जैसे कि इन्होंने एक बात की है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में
उसके फर्स्ट वर्ष हो जाने पर 100 रुपए डालती है, उसके दूसरे जन्म पे एक मतलब कितना हो जाएगा, 50 रुपए और डालती जाती है ना। यही हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, हर बार 50 रुपए और बढ़ाती जाती है। तो दूसरे बर्थडे पे 150 हो गया, तीसरे बर्थडे पे इस तरीके से हो गए, आगे बढ़ती जाती है। जब पुत्री 21 साल की हो जाएगी तो गुल्लक में कितनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ये योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब योग की बात कर रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला जो है वो अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले समझाने की कोशिश करेंगे फिर फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एस, योग की बात जब होती है तो उसको एस लिखा जाता है। एस का मतलब होता है सम, सम मतलब योग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होता है जैसे 1+2+3+, ये क्या है, एक सम ही तो है, योग हम कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही इन्होंने लिखा है। अगर इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो भी ये हमारा योग, ये यहाँ पे जो आंसर आएगा सेम आंसर हमारा यहाँ पे भी आएगा, चाहे हमने इसको उल्टा लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बस हमको समझाने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 100 को इन्होंने 1 के साथ जोड़ दिया, 99 को 2 के साथ जोड़ दिया, ऐसे 97 को ये किससे मतलब जोड़ते ही जाएंगे, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, अच्छा इन्होंने ये नहीं किया है, एक मिनट सॉरी यार, इन्होंने यहाँ पे ये दो हमारी दो समझ समझ लो दो समीकरण दी गई हैं, ठीक है। इन्होंने आपस में इनको जोड़ा है, जैसे कि इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इस तरीके से इन्होंने किया है। तो हर बार हमको क्या मिला है कि 101 101 101 हमको कितनी बार मिला, 100 बार मिला, ठीक है। कितनी बार मिला है हमको, 100 बार सेम चीज हमको मिली है। कब मिली, जब हमने इसी जो एपी थी उसको हमने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला बनाने के लिए क्या, उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे एस बराबर इन्होंने क्या किया, 100 बार हमारा क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, 100 बार क्या आ रहा है, 101 आ रहा है, इसको हमने बटे में 2 कर दिया, ठीक है। बटे में 2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने 2 सीरीज ली है, इस वजह से काटा पीटा 50-50 आ गया, बस, ठीक है। अब इसी चीज को बस इन्होंने बस एक कुछ सिंपल सा उदाहरण लेके समझाया था। अभी हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले हम उदाहरण से इस जो क्या करेंगे, हम यहाँ पे योग की बात करेंगे, योग निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनली इसको, इस चीज को हमने सॉल्व किया, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। अब योग का फॉर्मूला जो है वो याद कर लो, एस इक्वल टू होता है n/2 2a+n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, एन पदों का योग का फॉर्मूला है, ठीक है। एन पदों के योग का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यही इसको हम इस तरीके से भी इन्होंने बोला है कि ए को इन्होंने तोड़ लिया है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से तोड़ लिया, फिर हम इसको, ये हमारा कब फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला जब तब लगेगा जब हमें क्या बोलते हैं कि एनवा पद नहीं दिया होगा। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा एनवा पद दिया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास लास्ट पद होगा, तब लगेगा। इसी फॉर्मूले को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है, एन की जगह पे बस एल कर दिया है। ये फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a+l या a+al, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। एस इज इक्वल टू n/2 a+l, ठीक है। वो वाला एस पदों का योग जो है वो उसको एस एन भी बोलते हैं, ठीक है, या एस भी बोलते हैं। एन पदों का योग कह लो या एस बोल लो, डायरेक्ट आपकी मर्जी है। हम लोगों ने जब पढ़ा था वो एस एन बोला जाता था, आपकी बुक में एस लिखा है। तो वो हमारा क्या था, n/2 और ब्रैकेट में था 2a+n-1 में d, इस तरीके से था, ठीक है। वो था हमारा एस। जब लास्ट पद नहीं दिया होता था तब हम ये लगाते हैं, जब हमारे पास लास्ट पद होता है तो हम ये लगाते हैं n/2 × a+l, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। जो हमसे क्वेश्चन कहा गया था 21वें जन्मदिन पर एकत्रित की गई कुल धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें 21 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन तो हमारा 21 है ना, 21 पदों का योग 21 साल तक हमें ज्ञात करना है, तो लास्ट 21 है ना, तो मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा।
ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12,600। जो 21 साल की जब हो जाएगी तो कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, 12,600 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मुझे नहीं पता क्लास कितनी लंबी हो रही है, पर कितना पता है क्लास लंबी हो रही है, कितना टाइम हो गया है। पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम उदाहरण 11 करते हैं। इन्होंने कहा है एपी जो है इस तरीके से दी गई है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। भाई ए तो हमारा ये हो गया, डी के लिए इसमें से ये माइनस कर दो, -5 हो गया। 22 जो है वो हमारा यहाँ पे 22 पदों की बात की गई है, तो एन, एन मतलब हमारा क्या हो जाएगा 22। ठीक है, कितने पदों का ज्ञात करना है 22, तो एन ही हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। फॉर्मूले में रखा, बस सॉल्व किया, हमारा इतना आ गया, बस 22 पदों का योग आ गया। अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे। तो 12वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, एपी के 14 पदों का योग इन्होंने इस बार दे दिया है, प्रथम पद भी दे दिया है, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो मतलब इन्होंने 14वें पदों का योग, तो वही हमने आपसे बोला था ना, हम लोग एसएन पढ़ते थे। अब यहाँ पे एसएन हम समझ लो हमको कितना दे गया है, दे दिया गया है S14, मतलब 14वें पद की बात की गई है, वो हमारा कितना है 1050, इसीलिए इन्होंने S14 लिखा है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा गया है कि 20वां पद ज्ञात करो। अगर एन हमारा ये है तो एन हमारा क्या हो गया, ठीक है, एन की जगह पे ही तो ये हमारा 14 लिखा है, तो एन हमारा 14 हो गया। ए जो इन्होंने 10 दिया है, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे। हमें ए जो है पता है, एन भी पता है, बस हमको डी नहीं पता है, डी की वैल्यू नहीं पता है, एस एन भी पता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, सॉल्व करने पे डी पता चल जाएगा। अब हमें डी अगर पता चल गया है तो 22वां पद हम 20वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो बी ए 20 पद निकालना है, तो 20वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। यही तो होता है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारा 200 आ गया, हमें पता चल गया कि 20वां पद इतना है, 20वां पद। अब हम करते हैं 10th वाला क्वेश्चन। ये है हमारा एपी, इस तरीके से दी गई है कि कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 78 हो जाए। ठीक है, इसके कितने पद लिए जाएं कि इनका योग जो है 78 हो जाए, मतलब एसएन की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 78 दी गई है। ठीक है, अब हमको ए भी पता है, डी हमने निकाल लिया है, एस एन हमको पता है। फिर हमें क्या कहते हैं, कितने पद लिए जाए, कितने पद का मतलब हमें एन जो है वो पूछ रहे हैं, एन कि मतलब कितने पदों का योग 78 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एस एन पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, बस एन जो है वो हमको नहीं पता है, तो एन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हमारी एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्योंकि एन जो है वो हमारा यहाँ पे डबल बार तो नहीं आ रहा है, देखो, हाँ द्विघात डबल बार आ रहा था ना, इस वजह से हमारी द्विघात समीकरण बनी। इसको सॉल्व, द्विघात समीकरण को आपने पिछले चैप्टर में सॉल्व करना सीखा ही है। ठीक है, इस तरीके से एन की जो है वो हमारी 2 वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, 2 आंसर इसके हो जाएंगे। यहाँ हम यहाँ पे लिख देंगे एन के 2 मान संभव है, ये स्वीकार किए जा सकते हैं। वांछित संख्या 4 हो सकती है, 13 हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हमको आंसर की बात कर रहे हैं, ये करे 4 पदों का योग जो है, प्रथम 13 पदों के योग 78, 78, मतलब ये फालतू चीजें लिखी हुई है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि कौन सा, ये हमारा उदाहरण 14th है। यहाँ पे लिखा है इनका योग ज्ञात करना है। जैसे प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, और प्रथम n धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रथम 1000 संख्याओं की बात की गई है। प्रथम धन पूर्णांक 1000 संख्याओं की, मतलब 1 2 से लेकर 1000 तक हमसे बोला गया है। तो प्रथम पद हमारा ये हो गया। अगर डी की बात करते हैं तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, और एसन, एसन जो है ये हमारा क्या है, एनवा पद है। ठीक है, एन है मतलब, ठीक है, एनवा पद है, और या कह लो ए एन है। ठीक है, या कह लो एल है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पद है। ठीक है, एनवा पद है। अब हमको पता नहीं कि कौन से नंबर पे ये आ रहा है, बस इतना समझ लो ये हमारा एनवा पद है, मतलब या लास्ट पद है।
ठीक है। तो अब हमें लास्ट जब पता होता है लास्ट, तब हम यहाँ पे एल लिखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन, हमें एन पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो एस 1000 हमें ज्ञात करना है, तो सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से इतना आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 संख्याओं का पूर्णांकों का योग इतना आ जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने n संख्याओं का योग बोला है, n संख्याओं का योग बोला है, मतलब हमारी एक से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, n तक गई। फिर हमको n जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है। n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है। और एस एन वही फॉर्मूला लगा देंगे, n बाई टू 1 + l। l की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, n लिख दिया है। तो जब हमारा लास्ट पद n होता है तो हमारा क्या कर देंगे, n इंटू n+1/2। ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, अगर यू, ठीक है, बस इन्होंने बता दिया है, बुक में दिया गया है तो मैंने समझा दिया है। वैसे ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। जब हमारे पास n धन पूर्णांक है तो हम उनका क्या योग निकालें। ठीक है। वही फॉर्मूला हमारा वही एल वाला ही लगेगा। ठीक है। अब हम करेंगे इस वाले 15 वाले उदाहरण को। तो ये 15 वाला क्वेश्चन है। 15 वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद ये हमको दिया गया है, n इजकल टू 3+2n। ठीक है। इतनी चीज हमको दे दी गई है, तो भाई हमने लिख दी। तो nवे पद की जब बात कर रहे हैं तो n की जगह पे n लिख दिया, बाकी 3+2 जो है वो इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है। समझ लो ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है नहीं फॉर्मूला, बस समझ लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हम पहले पद की बात करते हैं, हमें तो 24वां पद का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें एपी चाहिए होगी ना। अगर हम पहले पद की, तो हमें कुछ पद निकालने पड़ेंगे ना स्टार्टिंग के, जिससे हमें ए पता चल जाए, डी पता चल जाए, तो पहला पद निकालेंगे। तो जैसे कि nवा पद था तो उसकी जगह पे n लिखा था, तो पहले पद के लिए हम n की जगह पे 1 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। दूसरे पद के लिए n की जगह पे हम 2 लिख देंगे, तो सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। तीसरे पद के लिए n की जगह पे 3 लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इस तरीके से 5 7 9 ये हमारी क्या आ गई है, एक तरीके से एपी आ गई है। तो 5 हमारा ए हो जाएगा, सार अंतर निकालेंगे तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। ठीक है। सार अंतर अगर हम निकालेंगे तो हमारा डी निकल के आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2। ठीक है। सारा अंतर 2 निकल के आ गया। अब हमको ए भी पता है, डी भी पता है। अब इन्होंने कहा था n अगर 24 हो, n पदों का योग ज्ञात करना है, तो S14 निकालना है। तो एस एन हमारा क्या होता है, एस एन इजकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी को। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको रट जाए। ठीक है। आपको ये अलग से याद करना ना पड़े। ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी, सॉल्व किया तो हमारा 672 आ गया। तो 24 पदों का योग हमको पता चल गया। अब हम अपना 16वां उदाहरण करेंगे, जो कि है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी के सेटों का उत्पादन करता है। ठीक है। तीसरे वर्ष में 600, 7वें वर्ष में 700, यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन निकालना है, 10वें वर्ष में उत्पादन निकालना है और 7वें वर्ष में उत्पादन। तो तीसरे वर्ष में कितने टीवी बनाता है, 700, और 7वें वर्ष में, तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700। अब हमें निकालना है, ए भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, इन्हीं दो डेटा के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है निश्चित रूप से वृद्धि होती है, फिर पहले दूसरे तीसरे वर्षों में उत्पादित टीवों की संख्या एक एपी में होगी। तो इन्होंने समान की बात की है ना, समान रूप से वृद्धि होती है, इसलिए ये हमारी एपी ही होगी। तो इन्होंने कहा है nवें वर्ष में उत्पादित टीवों के सेटों की संख्या को हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। ठीक है। तो फिलहाल A3 इन्होंने बताया है, A7 बताया है। A3 का मतलब A+2D, इसमें से एक कम हो जाता है ना, n-1 होता है, ऐसे ही यहाँ पे A+6D। ठीक है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, इनको हमने हल किया, अब इन्होंने हल करके दिखाया तो नहीं है, पर हम आपको दिखाएंगे। A+2D था, ये सब चीजें आपने सीखी हैं दूसरे चैप्टर में, नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये लिखा है A+76D, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो कैंसिल होंगे। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। बराबर में इधर हमारा 600 लिखा हुआ था, इधर बराबर में हमारा 700 लिखा हुआ था। ठीक है। ये भी हमारा माइनस का हो गया। अब ये तो कट गया, ये इधर बच जाएगा माइनस का 4D, इधर बच जाएगा माइनस का 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हम 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 पंजे 20। डी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई, 25 आ गई। आप देख सकते हो डी की वैल्यू 25 आ गई। अब हम एक ही वैल्यू निकालेंगे, किसी एक में वैल्यू रख दो,
कि किसी भी समीकरण में। तो हमारा a प्लस 2d था, तो 2 लिख दिया, d की जगह पे हमने 25 लिख दिया, बराबर में हमारा 600 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए 600 लिखा हुआ था, 25 दूनी 50 होता है, 50 को हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 550 आएगा। देखो यहाँ पे हमारा ए हमारा 550 आ गया। अब इन्होंने का प्रथम वर्ष में पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछा था। ठीक है, प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब ए ही हमारा प्रथम वर्ष में उत्पादन हो जाएगा 550। 10वें वर्ष में पूछा था, 10वें वर्ष का मतलब हुआ A10 पूछा है। ठीक है, A10 की बात कर रहे हैं और 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा है, मतलब AS7 पूछ रहे हैं ये हमसे। A10 का मतलब A प्लस 10 में से ये घट जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 9D। ठीक है, तो 550 प्लस में 9 गुणे में कितना आया था हमारा, 25। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आएंगे आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको देखो सॉल्व किया तो हमारा 575 आ गया। तो 10वें वर्ष में हमने कितनी उत्पादन किया है, 775 टीवियों का उत्पादन किया है। ठीक है, इतने इतने हुए। और इन्होंने S7 पूछा है, तो सारी वैल्यूज तो हमको पता थी, सारी वैल्यूज रख दी, तो हमारी ये वैल्यू ही आ गई। अब हमारा आ गया है एक्सरसाइज 5.3, जिसको हम तीसरे दिन कराएंगे आज से। ठीक है, इसमें कितने सारे क्वेश्चन है वो भी आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज सारी की सारी बहुत ही ज्यादा बड़ी दी गई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे तो 17 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, क्या 19 20 तक हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या पता और भी क्वेश्चन दिए गए हों। तो फिलहाल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद ऐच्छिक वाली एक्सरसाइज आ जाएगी। ये एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगी। अब क्या करते हैं हमारे जो स्कूल वाले टीचर होते हैं, कोचिंग वाले टीचर जो होते हैं, वो इस ऐच्छिक जो एक्सरसाइज होती है उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये नहीं आएगी। पर पिछली बार जो हमारा पेपर गया था, ठीक है, 2023 वाला, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन जो है साइंस में तो खास तौर पे ऐच्छिक वाली एक्सरसाइज ही आ गई थी, जिससे बच्चों का पेपर जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। पर हम ध्यान रखेंगे, हम हमेशा ही कराते हैं, लेकिन इस बार भी हम कराएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कुछ चीजें जो हमने पढ़ी है उनको जरूर रिवाइज करेंगे। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, बस 5-10 मिनट की बात है, ये भी पढ़ लेंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है, एक समांतर श्रेणी में संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त की जाती है। या निश्चित संख्या जो होती है वो क्या होती है, डी होती है, जिसे हम क्या कहलाते हैं, सार अंतर कहलाते हैं। इसका व्यापक एपी का व्यापक रूप जो होता है वो हमारा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर हम फिर दूसरे पॉइंट में लिखा है संख्याओं की एक दी हुई सूची एपी है। ठीक है, एपी होती है यदि अंतर A2 माइनस A1 निकालते हैं और A3 माइनस A2 निकालते हैं, मैं प्रत्येक बार मतलब ये इन सबकी वैल्यू जो होती है वो कैसी आती है, समान आती है। ठीक है, और समान प्राप्त होते हैं, अतः के भिन्न मानों के लिए हम ए के माइनस ए के प्लस 1 माइनस ए के ही एक ही होता है, मतलब वही वैल्यू होती, बोला इन्हें सही, मतलब यही बात बोली है कि सार अंतर जो होता है वो हमेशा हमारा समान आता है, कब, जब हमारी एपी होगी। फिर उन्होंने बोला है अगर प्रथम पद ए है, सार अंतर डी है, तो एपी का nवां पद अगर निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, तो आगे इन्होंने बोला है कि एपी के प्रथम पद एन पदों का योग जो होता है, एन पदों का योग निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है एस इजकल टू एन बाई टू। अगर एन पद दिए गए हैं तब, एन पदों का योग निकालना है तब। ठीक है, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से प्राप्त होगा। ऐसे ही हमें अगर एक परिमित दी गई हो, मतलब जिसका लास्ट पद भी हमको दे दिया गया है, इसमें क्या है, हमको लास्ट पद नहीं दिया गया, बीच में जैसे इस तरीके से हमको दिया गया है, एक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, हमको यहाँ पे इस तरीके से हमको 10 तक दे दिया गया है। फिर हम आगे चलते हुए वो चल रही है, आगे हमारी एपी चल रही है, मान लो कहीं पे भी खत्म भी अगर हो रही है, फिर हमसे लेकिन पूछ दिया गया है एस पदों का योग, 10 पदों का योग पूछा गया है, बीच से अगर पूछ लिया गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हमसे पूछा जाएगा 100 पदों का योग, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें हमको लास्ट पद दिया गया था, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस इजकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिया गया। इन्होंने पाठकों के लिए विशेष एक चीज दी गई है, इन्होंने ए बी सी एपी में है, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, बी समांतर माध्य कहलाता है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना आपने
देख लिया। इस तरीके से आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। आज की क्लास काफी लंबी हो गई होगी, काफी कुछ था आज के चैप्टर में। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आंखों में दर्द होने लगा सच बताऊं तो। फिलहाल क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो एक आपको काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो हमारा काम क्या है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथ में, और हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, हमारे प्ले स्टोर पे एक जोजस स्टडी नाम का ऐप है, ठीक है, जिसके स्क्रीनशॉट जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आपको दिख जाएगा। डाउनलोड कर लेना, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में हमारे सारे बुक्स जो नई वाली बुक्स हैं वो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।